आयरिश एक आम लड़की जो अपने बच्चे के गुजर जाने के बाद बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसका मन हमेशा उदास रहता था। एक दिन सब कुछ, मोबाइल, घर और दुनियादारी छोड़कर वह एक पार्क में जाती है। वहां जब वह अपने बेटे का स्मारक देखती है, वह धीरे धीरे पास के पहाड़ की तरफ बढ़ने लगती है। मन में ख्याल आता है, शायद यहाँ से छलांग लगाकर सब कुछ खत्म कर दूं। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचती है और कूदने वाली होती है, तभी एक अजनबी आदमी अचानक वहां आता है। वह आदमी आयरिश से बात करने लगता है। उसकी बातें जैसे आयरिश के गहरे घावों पर मरहम लगाने का काम करती हैं। धीरे धीरे आयरिश का मन बदलने लगता है, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं, वह आदमी अचानक आयरिश को बेहोश कर देता है। आयरिश का शरीर झटके से गिर पड़ता है। जब वह होश में आती है तो वह देखती है कि वह हिलडुल नहीं पा रही। वह आदमी उसे एक खतरनाक इंजेक्शन लगा चुका था, जो उसके पूरे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे जाम कर रहा था। आयरिश की उंगलियां, पैर सब धीरे धीरे जड़ हो रहे थे। अब आयरिश बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, जैसे एक निर्जीव चीज। वह बुरी तरह फंस चुकी थी। क्या आयरिश उस साइको किलर से खुद को बचा पाएगी, या वह साइको किलर उसे निर्दयता से मार डालेगा? कहानी की शुरुआत होती है आयरिश और उनके पति डेविड से, जो इन दिनों गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आयरिश की रातों की नींद उड़ चुकी है। एक सुबह वह चुपचाप उठती है, एक चाकू लेती है और बिना मोबाइल फोन के घर से निकल पड़ती है। कई घंटे ड्राइव करने के बाद वह स्ट्रेट पार्क पहुंचती है, जहां उसके बेटे का स्मारक है। यह एक दर्दनाक याद दिलाता है कि उसका बेटा किस तरह चला गया। स्मारक के पास आयरिश अपने पति द्वारा पेड़ पर लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह क्लिफ से कूदने का सोचती है, अचानक रिचर्ड नाम का एक आदमी वहां आता है। रिचर्ड भी जीवन से हार चुका है। वह अपनी परेशानियों को आयरिश के साथ साझा करता है, जिससे आयरिश भी अपनी पीड़ा बयां करने लगती है। असल में एक हफ्ते पहले वह अपने बेटे और पति के साथ यहाँ आई थी। उनका बेटा इसी पहाड़ से गिर गया था। ये सब कुछ आयरिश के लिए बेहद कठिन था और वह आत्महत्या करके प्रायश्चित करना चाहती थी। रिचर्ड की बातें सुनकर आयरिश का मन थोड़ा बदलता है। वे दोनों बात करते हुए पार्क से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड अपनी कार को आयरिश की कार के बिल्कुल पास पार्क करता है। इससे आयरिश अपनी कार का दरवाजा नहीं खोल पाती। अचानक रिचर्ड अपनी कार से छाता लेकर बाहर आता है और उसे इतना जोरदार झटका देता है कि आयरिश तुरंत बेहोश हो जाती है। जब आयरिश होश में आती है तो देखती है कि रिचर्ड ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वह जी जान लगाकर हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी कॉल लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन रिचर्ड उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वह बताता है कि इस इलाके में नेटवर्क नहीं है, इसलिए उसकी कोशिश बेकार है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह पूछती है। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। यह सब उसके लिए एक बुरा सपना लगता है। वैसे मेरे साथ तुम क्या करने वाले हो? आयरिश पूछती है। जंगल में मेरी एक छोटी सी कुटिया है, वहीं ले जाकर तुम्हारे बाल संवारूंगा। तभी आयरिश उस पर चाकू लेकर टूट पड़ती है। हाथ लगाकर तो दिखा, उसी चाकू से वह अपने हाथ पैर खोल चुकी थी। दोनों के बीच मारामारी होती है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से टकरा जाती है। रिचर्ड का सिर फूट जाता है, पैर टूट जाता है, जबकि आयरिश बिल्कुल ठीक रहती है। इसी तरह वे कार से बाहर निकलते हैं। आयरिश ने उस पर चाकू तान दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन अफसोस इस सुनसान जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी रिचर्ड ने जेब से एक सिरिंज निकाली जो कि खाली थी। दरअसल जब आयरिश बेहोश थी तो उसने यह इंजेक्शन उसे लगा दिया था। कुछ देर बाद इस इंजेक्शन का असर तुम पर होना शुरू होगा। वह चेतावनी देता है। पहले तुम्हारी उंगलियां सुन्न पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर अकड़ जाएगा। आयरिश उसकी बातों में नहीं आती और जंगल की तरफ भागने लगती है। वह तब तक भागती रहती जब तक कि रिचर्ड उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वहीं रिचर्ड दूर से चिल्लाते हुए कहता रहता है, जितना भागोगी इंजेक्शन का असर उतना ही तेजी से फैलेगा। देखते ही देखते आयरिश की उंगलियां अकड़ने लगती हैं। उसने तुरंत स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट किया। फिर वह कुछ कदम ही चली होगी कि उसके पैर अकड़ने लग गए। फिर भी वह रुकी नहीं, जैसे तैसे करके चलती रही। अब उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। वही रिचर्ड ठीक उसके पीछे था। उसे देखते ही वह एक पेड़ की जड़ के नीचे छिप गई। जड़ों में लगी काली चींटियां उसके चेहरे पर चढ़ गईं। वह किसी तरह बर्दाश्त करती रही। रिचर्ड ठीक उसी पेड़ के करीब खड़ा था। जैसे ही वह कुछ दूर गई, चींटियों के चलते वह चिल्ला पड़ी। रिचर्ड ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा।
उसके पैरों में भी चोट लगी थी, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता था। आयरिस का पैर भी काम करना बंद कर चुका था। पास में ही एक नदी बह रही थी जिसमें रेंगते रेंगते वह कूद गई। रिचर्ड बस देखते रह गया और वह नदी के बहाव के साथ बह गई। बहते बहते आगे चलकर उसे एक पेड़ का तना मिला जिसे पकड़कर वह किसी तरह नदी से बाहर निकल पाई। अब उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचे थे। धड़कनें धीमी हो चुकी थीं और सांस तेज हो चुकी थी। कुछ क्षण में ही उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई। वहीं पर एक आदमी घास काटने आया जिसका नाम था विलियम। वह आयरिस को देखकर चौंक गया क्योंकि वहां अभी तक कोई नहीं आया था। उसने उससे कुछ सवाल पूछे लेकिन आयरिस जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसका शरीर हिल ही नहीं पा रहा था। आयरिस केवल आंखों से हाँ या नहीं कहने की कोशिश कर रही थी। विलियम समझ गया कि वह हिल नहीं सकती, इसलिए उसने उसे एक कार्ट में उठाकर घर ले जाने का फैसला किया। फिर पुलिस को फोन लगाने के लिए जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया, कोई दरवाजा खटखटाने लगा। आयरिस लगातार पलके झपकाकर सिग्नल देने लगी कि दरवाजे पर खतरा है। जब विलियम ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी था जो बौखलाया हुआ था। उसने बताया कि उसकी बीवी खो गई है। जंगल में उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसका फोन भी खो गया है। विलियम ने कहा, मैं मदद बुला देता हूँ, तुम बाहर ही इंतजार करो। लेकिन तब भी रिचर्ड अंदर आ जाता है जिससे उस आदमी को अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं कि आयरिस उस कार्ट में नहीं है। शायद रिचर्ड के आने से उसने खुद को नीचे गिरा दिया होगा और क्रॉल करके सोफे के नीचे छुप जाती है। विलियम रोने के बहाने घर में ढूंढता है और एरिक को यह बात तनिक भी अच्छी नहीं लगती। वह तुरंत उस पर भड़क जाता है। वह रोने लगता है, जब तक पुलिस आएगी तब तक तो मेरी बीवी मर जाएगी। उसे अजीब किस्म की बीमारी है क्योंकि द्वारा पड़ने के बाद उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। विलियम उसकी बातों में आकर बताने ही वाले थे कि तभी उसका फोन बज उठता है। तुम्हारा फोन तो खो गया था, तुमने अभी तो बताया था। लेकिन अचानक विलियम अपने असली रूप में आ जाता है और रिचर्ड पर हमला करके उसे ढेर कर देता है। तभी रिचर्ड उठ खड़ा होता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अंततः रिचर्ड ने विलियम को मार डाला और फिर पूरे घर में तेल छिड़क कर आग लगा दी। आयरिस इधर डर रही थी कि वह हिल नहीं पा रही है और अब जलकर मर जाएगी। तभी उसे विंडो की तिरपाल की डोरी मिलती है और हिम्मत करके वह तिरपाल को हिलाने लगती है। जैसे ही वह देखती है कि विंडो पर कुछ हलचल हो रही है, उसे समझ आ जाता है कि आयरिस अंदर है। इसलिए रिचर्ड घर में जाकर आयरिस को उठाकर ले आता है। रास्ते में रिचर्ड की बेटी का कॉल आता है और आयरिस उसकी बात सुनकर सोचती है कि उसकी बेटी होने के बाद भी उसने आयरिस के साथ ऐसा किया क्योंकि वह भी तो किसी और की बेटी है। गैस खत्म होने वाली थी तो रिचर्ड गैस स्टेशन पर रुकता है। वहां उसे एक छोटा लड़का नजर आता है जो उसके बेटे की उम्र का था और उसे देखकर आयरिस को अपने बेटे की याद आती है। तभी वहां उस लड़के की माँ आ जाती है और उसे ले जाती है। आयरिस इतनी मजबूर थी कि वो उन लोगों तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। माँ से रिचर्ड आयरिस को लेकर निकल जाता है लेकिन उस लेडी को उस पर थोड़ा शक होता है। आगे रिचर्ड अपनी असली कार के पास पहुंचता है। असल में उसके सारे काम की चीज उसी के अंदर थी। कपड़े बदलने के बाद बैग से एक सिरिंज और टाई निकालता है। यह सब इस कार में रखकर अपनी कार को टो करने का जुगाड़ बनाने लगता है क्योंकि अगर उसकी कार किसी की नजर में आई तो खामखा उस पर शक होगा। इतना होते ही एक पुलिस की गाड़ी आ पहुंचती है जिसमें एक पुलिस वाला होता है। दरअसल किसी ने इस गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर फोन किया था। रिचर्ड ने बताया, अब सब कुछ ठीक है। असल में आजकल उसकी पत्नी अपने बेटे के वियोग में हद से ज्यादा पीने लगी थी। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की मौत हुई थी, इसलिए वो हर वक्त परेशान रहती थी। इधर आयरिस के हाथ वगैरह थोड़ा बहुत मूव करने लगे हैं। किसी तरह उसने कार का विंडो खोला तो पुलिस वाले का उस पर ध्यान गया। वह तुरंत आयरिस से पूछताछ करने आया लेकिन आयरिस तो उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी। रिचर्ड ने कहा वह अभी भी नशे में है। तभी आयरिस ने उसे बाएं साइड इशारा किया। पुलिस वाले ने शर्ट हटाया तो उसके होश उड़ गए। जब तक वह गन निकालता रिचर्ड ने उसे हुक्म से मारा, फिर सिर पर हुक्म मारकर उस पुलिस वाले का काम तमाम कर दिया। पुलिस को कोई सबूत न मिले इसलिए उसकी बॉडी को उसके ही कार में डाल दिया, पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर भाग निकला। अब जब वह अपने कुटिया के काफी करीब आ चुका था, आयरिस भी हकलाकर बोलने लगी थी। उसने फिर से उसकी पत्नी क्लोई की बात छेड़ी। बात यह थी कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर नहीं गई बल्कि एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। पिछली बार उसने क्लोई के बारे में जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था। असल में क्लोई किसी लड़के के साथ नहीं भागी। उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते वह 2 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर थी। रिचर्ड को हमेशा से लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। जब उसने क्लोई को आखिरी सांस लेते देखा तब जाकर वह खुद से मिल पाया। वह एक अद्भुत एहसास था। तब से ही वह उस पल को जीते आ रहा है। इस चक्कर में अनगिनत लड़कियां उसके हत्थे चढ़ गईं। वह किसी न किसी दिन जरूर पकड़ा जाएगा। फिर उसकी बेटी का क्या होगा? आयरिस ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की
लेकिन उसे इस चीज की लत लग चुकी थी। लाख समझाई मगर वह नहीं माना। आखिर में आयरिस ने सही मौका देख उसे सिरिंज घोंप दिया, लेकिन इंजेक्ट नहीं कर सकी। रिचर्ड ने बताया कि जैसे जैसे उसकी बॉडी सामान्य होगी उसे ऐसे झटके आते रहेंगे। वैसे भी वे अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसलिए अब इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। जंगल पार करके वे नदी किनारे पहुंचे। बस नदी के उस पार ही रिचर्ड का ठिकाना था। आयरिस को गाड़ी से बाहर निकालकर वह उसे बोट पर घसीट कर ले गया। आयरिस के लिए करो या मरो की स्थिति थी। वह रिचर्ड की पैंट में रखे चाकू और गन पर बराबर नजर रखे हुए थी। जैसे ही मौका मिला उसने चाकू लेकर उसके जबड़े के आर पार कर दिया। जब रिचर्ड ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो उसने नाव को असंतुलित करके उसे नदी में गिरा दिया। उसकी गाड़ी बोट पर ही गिर गई। जब तक वह बोट पर वापस चढ़ता, आयरिस ने तुरंत गन लेकर उस पर 3-4 गोलियां चला दी। 2 गोलियां उसे लगीं और 2 बोट पर रिचर्ड से पीछा छूट गया, मगर गोलियों की वजह से बोट में छेद हो गया। उस छेद से बोट में तेजी से पानी भरने लगा। आयरिस के पैर अब भी सुन्न थे। वह भाग नहीं सकती थी। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, मानो यमराज उसके सामने खड़ा हो। कुछ ही पलों में बोट पूरी तरह से पानी में डूब गई। लगा कि वह मर चुकी होगी, मगर नहीं। उसकी बॉडी फिर से मूव करने लगी। किसी तरह तैरकर वह बाहर निकल आई। उधर रिचर्ड भी 2 गोलियां लगने के बावजूद जिंदा था और तैरकर उसी किनारे पर आ पहुंचा। कुछ देर अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद आयरिस उसके पास गई। उसे सही रास्ता दिखाने के लिए बकायदा थैंक यू कहा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। असल में आयरिस ने उसे थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि वह अब हर सांस की कीमत समझ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोंट मूव फिल्म की। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।